नमस्कार, न्यूज एट वन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं और 1 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त तक की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करना और पूरी तरीके से आप तक पहुंचाना। और अभी के बाद वो क्या खबरें रहेंगी जो पूरे दिन पूरे रात तक चर्चाओं में रहेंगी, उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और आज की पहली जो बड़ी खबर है वो दिल्ली से जुड़ी है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं और दोनों पार्टियां लगातार पोस्टर जारी कर रही हैं। पोस्टर जारी कर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर घेरने का काम कर रहे हैं। और अब जनता जो है वो दिल्ली की कुर्सी किसे सौंपेगी, ये बड़ा सवाल है और ये हर किसी के मन में है। ना सिर्फ दिल्ली वासी के मन में बल्कि पूरे देश वाले ये इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर दिल्ली में, दिल्ली की सत्ता में कौन काबिज होगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से दिल्ली की सत्ता को खोजने में लगी हुई है और कांग्रेस पिछले 12 सालों से सत्ता को जो है वो दोबारा लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता को बचाने की कोशिश में। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ और नहीं बल्कि एक दूसरे पर वार पलटवार है। ये तस्वीरें आपके हित की नहीं है, ये तस्वीरें सिर्फ ये बता रही हैं कि हम निजी वार एक दूसरे पर कर रहे हैं। देखिए, ये पोस्टर्स बनाए गए हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर आ जाता है, एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी तरफ अकेला खड़ा ईमानदार, ये अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर लाए हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं जो इस वक्त पोस्टर है रमेश भिदोड़ी के इस पोस्टर पर बनाया गया है। और आपदा से मुक्त, गंदा पानी, महंगे बिल, टूटी सड़कें, कूड़ा और जाम सीवर, ये बीजेपी ने किया है। और एक और पोस्टर जो है वो भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। और चलिए पहले आपको लिए चलते हैं जरा सीधे अयोध्या, जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। उसके बाद बाकी खबरों पर नजर डालेंगे और वो भी विस्तार से आपको पहुंचाएंगे। लेकिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ।
हाँ इधर भी शादी है। आगे 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 पीछे चलते रहो। अयोध्या से इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज 1 साल यानी पहली वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। श्री रामलला का जो विराजमान हुआ था, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो पिछले साल 22 जनवरी को हुई थी। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर 1 साल तो हुआ नहीं, तो 11 दिन पहले ही ये प्राण प्रतिष्ठा या उसकी वर्षगांठ जो है वो क्यों मनाई जा रही है। तो चलिए मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा आपका डाउट जो है वो क्लियर कर रहा हूं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये प्राण प्रतिष्ठा की थी पिछले साल, और ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने देश भर में अपनी अपनी जगह पे रामलला को लेकर अपनी आस्था प्रकट की थी। और ये कहा था कि भाई ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि रामलला खुद अब अपने घर में वापस लौटे हुए हैं। देखिए, दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ हिंदू पंचांग के अनुसार मनाई जाती है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार ही ये वर्षगांठ मनाई जाती है। और पिछले साल 22 को और इस साल प्रतिष्ठा द्वादशी के तहत 11 जनवरी को ही ये वर्षगांठ पड़ रही है। इस वजह से ही ये 11 दिन पहले जो है वो बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे कि आखिर आज कैसा ये पूरा माहौल जो है एक बार फिर से अयोध्या के अंदर भक्तिमय कर दिया है। अब जरा वापस लौटते हैं, जब हम बात कर रहे थे पोस्टर वॉर को लेकर। पोस्टर वॉर दिल्ली के अंदर जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और ये पोस्टर्स जो है यही इस वक्त राजनीति का आधार हर राजनीतिक पार्टी का नजर आ रहा है। और कभी आम आदमी पार्टी और कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी आम आदमी पार्टी और कभी भारतीय जनता पार्टी। अब कांग्रेस ने भी पोस्टर वॉर के बीच जो है वो आना ठीक समझा है। कांग्रेस की तरफ से भी एक पोस्टर आए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सब बेकार हैं, जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। ना भाजपा और ना आम आदमी पार्टी, ये कोई भी पार्टी वैसी पार्टी नहीं है जो काम करती है। हालांकि दावे हर पार्टी के होते हैं, दावे हर राजनेता के होते हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई होती है ये देखना बेहद दिलचस्प है। और किन किन दावों के आधार पर दिल्ली की राजनीति में आगे बढ़ा जाएगा, इस गाड़ी को चलाया जाएगा, और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए फिलहाल प्रबल कौन है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और दिल्ली की जनता तब तय करेगी जब इन सब के मुद्दे आएंगे। दिल्ली में एक बार फिर पोस्टर वार जोर शोर से तेज हो गया है। दिल्ली में बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर जारी कर दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुगल आजम की एक जो राजा वाली ड्रेस है वो पहनाते हुए दर्शाया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से दिल्ली में शीश महल में रहने वाले
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का क्या हाल किया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विक्रम बिदुड़ी जी हैं। विक्रम भाई, कुछ देर पहले आप लोगों ने पोस्टर जारी किया है, उसमें जो गेटअप आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिया है वो ऐसा दिया है जैसे किसी राजा महाराजा का होता है, और आपने तुलना जो की है वो मुगल आजम मूवी से की है। तो ऐसे में जो पोस्टर वार आप लोग लगातार कर रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? उसकी तुलना मुगल आजम नहीं, आपदा आजम के रूप में की है हमने। आपदा है जो दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से जो दिल्ली की जनता आपदा झेल रही है, उसको आज पीसी करके अपने मीडिया के सामने भी उस पर एक सॉन्ग हमने जारी किया है। और दिल्ली के लोगों को वो शीश महल देखना चाहिए जो शीश महल केजरीवाल ने उस समय बनाया था, जिस समय दिल्ली के अंदर कोरोना काल चल रहा था, जिस समय देश और दुनिया कोरोना से कराह रही थी। उस समय दिल्ली के यही मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने शीश महल बनाने में व्यस्त थे। तो ये उनका जो भ्रष्टाचार का स्तंभ है, भ्रष्टाचार की जो निशानी है, और जो कहा कि यही शीश महल इनकी कब्र बनेगा, ये सत्य है। अच्छा, एक तरफ आप लोग पोस्टर जारी करें, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि दिल्ली के 2 मुख्यमंत्री, 2 सीएम चेहरे, एक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और एक तरफ जो अभी के काल का जैसे प्रत्याशी पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी। दोनों तरफ लिखा गया, एक तरफ लिखा गया है बिजली पानी मुफ्त देने वाला, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले, दिल्ली को बेहतर बनाने वाले मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ लिखा गया है रमेश बिदुड़ी जी के नाम के नीचे कि जो अब भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली की जनता को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? तुलनात्मक पोस्टर जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी ये आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। रही बात ये इस बार का जो चुनाव है, आप देखिए लोग अपने मुद्दों को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर लेने वाला ये चुनाव है। किस प्रकार की दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ला करके खड़ा कर दिया है। गर्मियों के अंदर पानी को लेकर त्राहिमाम होता है, बरसात आती है तो लोग डूब कर मरते हैं, सर्दी आती है तो लोग प्रदूषण से मरने के लिए तैयार है। और सर्दियों के अंदर आज ये स्थिति है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ तो गलवाद दक्षिण दिल्ली के अंदर, वहाँ लोग खरीद करके पानी पीने के लिए मजबूर है। मजबूर क्यों है? क्योंकि आज भी लोगों के घरों में बदबूदार पानी आ रहा है, सीवर से मिक्स पानी लोगों के घरों में आ रहा है। आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। आतिशी अपने कालका जी का हिसाब किताब देखिए, पिछले 5 सालों में ऐसी कौन सी सुविधा तुमने वहां पर की है जिसको लेकर के तुम वोट मांग सको? बाकी सड़कें जर्जर हाथ में पड़ी है, सीवरेज ब्लॉक पड़े हुए हैं, डिस्पेंसरियों के हाथ खराब है, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर किस प्रकार की आपके सामने तस्वीर खुली हुई है। तो ये जानबूझ करके दिल्ली के लोगों का मुद्दा उनके हिसाब किताब की बजाय पोस्टरबाजी पर, झूठ फरेब पर और किस प्रकार से स्लोगन दे करके ये लोगों का ध्यान लोगों की सुविधाओं से, मुद्दों से हटाना चाहते हैं। लेकिन ये चुनाव दिल्ली तय कर चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं केंद्र की दिल्ली वासियों को मिलनी चाहिए थे, आयुष्मान कार्ड है, पिछले 10 सालों तक, पिछले 10 वर्षों से आपने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है, पिछले 10 सालों से आपने गरीबों के राशन कार्ड बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो दिल्ली इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, ना कि इन पोस्टरबाजी पे। एक बहुत अहम सवाल, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का इंटरनल गठबंधन हो चुका है, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, शीला दीक्षित वाली दिल्ली वापस आनी चाहिए। कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ, दिल्ली के अंदर उनके हालात किस प्रकार से, उनकी जो पूरा का पूरा जो ऐसा लगता था यही शक्तिमान ही गंगाधार, गंगाधारी शक्तिमान है। ये लगातार एक दूसरे को खिलाफ गाली देते रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर के सरकार बनाते रहे। तो यहाँ पर ये गाली देते हैं, दूसरे अन्य राज्यों में गठबंधन करते हैं, इनके बारे में कुछ कहना नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल। इस बीच वॉर के जो मुख्य पहलू हैं उस पर क्या बातें हुई हैं दोनों दलों के बीच, वो मैं आपको जरा समझाना चाहूंगा और उसके तहत ये मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, लोगों के सामने 2 विकल्प हैं, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। आम आदमी पार्टी का जो वॉर है वो कहा है कि लोगों के सामने 2 विकल्प हैं। उसके जवाब में बीजेपी का पलटवार देखिए, आपको सत्ता खोने का डर सता रहा है, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो पलटवार करते हुए कहा है। इधर केजरीवाल जो आईआईटी से पढ़े हैं, पढ़े लिखे की बात जो अरविंद केजरीवाल लगातार कहते थे, यह भी एक बड़ा मामला है। केजरीवाल जो आईआईटी से पढ़े, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। दोनों के बीच की जबानी जंग, खतरनाक वाली जंग चल रही है। वे आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में रहे हैं, और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आप बताइए, लोगों के मुद्दे कहीं नहीं है, ना यहां पर पानी लिखा है, ना यहां पर बिजली लिखी है, ना यहां पर प्रदूषण लिखा है, ना यहां पर यमुना की सफाई लिखी है, कुछ भी नहीं लिखा है। बस मैं आईएएस हूं, आईआरएस हूं, आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, ये अनपढ़ हैं। अब इन्हें सत्ता खोने का डर है, ये सत्ता से भागने की डर रहे हैं कि ये खो ना जाए, और कोई मानसिक संतुलन खो बैठा है, और कोई कह रहा है कि भाई हम आईआईटी से पढ़े हुए हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, क्या ये राजनीति के मुख्य पहलू हैं? राजनीति में कैसे उतरा जाए, सियासत में क्या चीजें हैं, क्यों? देखिए,
24 घंटे बिजली दी है। आप आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाई हमने तो 24 घंटे बिजली दी है, आपने क्या किया है? ये कह रही है कि आप में हताशा बढ़ी है, यानी आम आदमी पार्टी में हताशा बढ़ी है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। अब घर घर पानी पहुंचाया, आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हमने तो घर घर पानी पहुंचाया, आपने क्या किया है? ये कह रहे हैं कि सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब देखिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ये अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कहती है, और गाली गलौज का भी जो सबसे बड़ा आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी ने क्या कहा है? महिला विरोधी बयान दिए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से या किसी नेता की तरफ से अरविंद केजरीवाल, ये सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल की तरफ है। अब इस दोनों की जुबानी जंग के बीच आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है, बीच में पिसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम जनता को चाहिए उनके मुद्दे, उनके बुनियादी मुद्दे, उनका सही अस्पताल, उनकी सही शिक्षा और बाकी अन्य चीजें जिस पर वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल पोस्टर वॉर ही चल रहा है और उसी पोस्टर वॉर के चलते राजनीति चल रही है। हालांकि अब कांग्रेस भी बीच में आ चुकी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इसे नकार रही है, ये त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का मुकाबला है। अब जहां आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई है, आम आदमी पार्टी ने कई घोषणाएं की हैं, घोषणाओं के बाद घोषणाएं की हैं और पर्टिकुलर किसी एक वर्ग को चुनकर उनके लिए घोषणाएं की है। केशव मोहन मिश्रा फिलहाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। केशव, जरा बताइएगा, पोस्टर वॉर लगातार जारी है और जबरदस्त जंग चल रही है, बयानों की बौछार भी हो रही है, और लेकिन आम लोगों के मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। में हमने समय समय पर देखा है कि दिल्ली में केंद्र और राज्य की राजनीति और आपस की कलही दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, और इस बार जब विधानसभा का चुनाव है तो ऐसे में भी यही मुद्दे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहे हैं। लगातार अलग अलग आरोप जो हैं वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। कहा जो सांसद हैं उनकी कोठियों के मकान नंबरों पर नए बोर्ड बनाए जा रहे हैं और ये बोर्ड फर्जी तरीके से। केशव, आप सुन पा रहे हैं? फिलहाल केशव का संपर्क कट चुका है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, शीश महल वाले आपदाए आजम ये कहा है, आपदाए आजम ये इस शक्ल में पोस्टर जारी किया है। इधर से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी तरफ हम ईमानदार, और इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के नेता भी हैं। केशव मोहन मिश्रा वापस जुड़े हुए हैं। केशव, देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक नया पोस्टर जारी किया है और उस नए पोस्टर में कहा है कि एक तरफ जो निकम्मे हैं वो लोग हैं और एक तरफ ईमानदार हैं। उसमें सारे नेता हैं अरविंद केजरीवाल के ऑपोजिट में, उसमें कांग्रेस के नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और AIMIM के नेता भी इसमें शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये आरोप इस वक्त दिल्ली में एक दूसरे पर लगाया जा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी पर भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार से युक्त हैं, भाजपा भी कई ऐसे आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो कई बार तमाम घोटालों में शामिल। फिर से केशव का संपर्क कट चुका है, कुछ तकनीकी रूप से यहां पर दिक्कत हो रही है। लेकिन अब बड़ी बात की इन चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही की जा रही है, और जैसे लगातार हम चर्चा भी करते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं। उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, दिल्ली की सियासत गर्म होती जा रही है और जनता के मुद्दों के बजाय अब सिर्फ पोस्टर वॉर जारी हो रहे हैं। उज्जवल, उज्जवल आप सुन पा रहे हैं? जी शीतल जी बोलिएगा जरा। देखिए, पोस्टर वॉर लगातार जारी है लेकिन जनता के मुद्दे कोई भी उठाने में दिलचस्प नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कहा शीतल, आप राजधानी दिल्ली में देखेंगे तो लगातार कहीं ना कहीं जो है वो पोस्टर वॉर हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो फिर आम आदमी पार्टी हो दिल्ली में सत्तारूढ़ी, या फिर अगर आप बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी,
वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है अगर कुछ हो रहा है तो वो दिल्ली के आम जनता के मुद्दे हैं। मुद्दे कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी उठाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमेशा से एक दूसरे के ऊपर जो है वो तंज कसा जा रहा है। दिल्ली के जो विकास के मुद्दे हैं, दिल्ली के जो बेहतरी के मुद्दे हैं, दिल्ली के ये जो मुद्दे चाहिए दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, वो मुद्दे कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे। चाहे उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, दिल्ली में सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, या फिर बिजली की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, ये तमाम मुद्दे जो है वो इस समय दिल्ली के विधानसभा चुनाव से हमें गायब दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर वॉर हमें देखने को मिल रहा है, फिर एक दूसरे के ऊपर जो हमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई भी दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं, दिल्ली की जनता जो चाहती है, वो कहीं ना कहीं जो है उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शीतल, लेकिन सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी भी इस बार पीछे नहीं है और पोस्टर पर पोस्टर जारी किया जा रहा है। पिछले 10 साल में जो सत्ता में या सरकार में रही आम आदमी पार्टी ने जो कामकाज किए हैं, वो कामकाज के आधार पर भी राजनीति की जा सकती थी, पोस्टर पर वो भी लिखा जा सकता था। लेकिन जो मर्जी आ रही है वो ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कर रही हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई इसमें सीमा नहीं है। बस आप राजनीति करो, लोगों के वोट बटोरो और उसके बाद लोगों को बेवकूफ बनाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने शीतल। देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे दावा करती है कि हमने दिल्ली में जो है वो बहुत काम किया है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया, दिल्ली के जो रूल्स है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो है आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। ये तमाम बातें जो है वो पोस्टर्स पर लिखी जा सकती थी, लेकिन ऐसी जो स्थिति है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं खुद आम आदमी पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी जी उज्जवल, दिल्ली की बेहतरी हमने की है, क्या उसमें कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी विफलता जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बाहर सामने आ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली के लिए काम किया तो दिल्ली की जनता हमें जिताएगी। अगर आपने काम किया तो वो काम आप दिखाइए, आपको पोस्टर्स पर लगाने चाहिए, ना कि आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो जो है पोस्टर निकाले, उसमें जो है पीएम मोदी को टारगेट करे, या फिर दिल्ली के जो बीजेपी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा उनको टारगेट करे। और देखिए, आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में सत्ता में है, पिछले 10 साल से सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा कि अगर उसको वापस जीतना है, दिल्ली को साधना है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव को, तो अपने जो काम है वो गिनाने जनता में जरूरी है, बताने जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चंदोलिया जी, श्रीमान नीलकांत, और इसमें सुर और ताल का जो संगम है वो मनोज भाई कहकर भी बताएंगे, और मैं तो इनका भाई हूं तो गा के भी बताएंगे। और मुझे पता मनोज भाई हमारी बात मना नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो मनोज भाई, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, आदरणीय मनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल्ली प्रदेश के एक बहुत ही जुझारू और संवेदनशील अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जीवन में आपके पास कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको जनता की आवाज को स्वर देना होता है। किसी पार्टी का थीम सॉन्ग, प्रचार सॉन्ग, कैंपेन सॉन्ग, ये एक दिन में नहीं बनता। जैसे हम मैनिफेस्टो बनाते हैं तो पार्टी का प्रचार का गीत मैनिफेस्टो का निचोड़ होता है, और पार्टी के किसी व्यक्ति को उसको गाने का मौका मिल जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा है। हम तो सुरों के ही गाड़ी पे चढ़ के यहां तक आए हैं और ये हमारी आखिरी सांस तक जाने वाला है। वैसे भी बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग भी कहते हैं जीवन में सुर बड़ी जरूरी है। सुर व्यवहार का भी होता है, सुर आध्यात्मिकता का भी होता है, सुर
राजकाज चलाने का भी होता है, सुर पत्रकारिता के भी होते हैं और सुर संगीत का भी होता है। हमको एक दिन वीरेंद्र सचदेवा जी ने ऐसे एक मीटिंग में कहा था कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। तभी हमने इनको कहा कि अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा हमारा कैंपेन हो सकता है और इसके लिए हम लोग कम से कम 10 मीटिंग किए होंगे। हमारी जो चुनाव संचालन समिति, तो जैसे आज महाकुंभ हो रहा है, 142 साल बाद कुंभ आया है। आप सब जानते हैं महाकुंभ समुद्र मंथन से अमृत निकला, छलका वहां वहां होता है। हम भी इस समुद्र मंथन को कई दिन तक किए। तो आपने इससे पहले राजनीति दिल्ली की देखी, लेकिन अब आपको वो हम खबर बताएंगे जिस पर इस वक्त देश दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। आपकी नजर गई महाकुंभ, 13 जनवरी से इसका शुभारंभ होना है और ये दिव्य और भव्य तरीके से इस महाकुंभ का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा, जिसकी पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है और लगातार पिछले कई दिनों से नियमित रूप से इस महाकुंभ को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इसकी तैयारियां की गई है। हर स्तर पर, व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, बड़ी अपडेट है, महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हैं और योगी सरकार तैयार है। 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा। आधिकारिक तौर पर 13 जनवरी से यह शुरुआत होगी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर यह संपन्न होगा। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं प्रयागराज में और चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस बल तैनात होंगे। अलग अलग तरीके से पुलिस की नजर रहेगी। पुलिस के साथ साथ और भी सुरक्षा कर्मी वहां पर रहेंगे, घेरे रहेंगे, लेयर्स में सुरक्षा रहेगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर इसका समापन होगा। और ये महाकुंभ आपको सिर्फ एक कुंभ या महाकुंभ नहीं लग रहा होगा, ये 40 करोड़ भक्त इसमें आने हैं। देश दुनिया से लोग इसमें पहुंचेंगे, शायद स्नान के लिए वहां पर पहुंचेंगे, जिसकी प्रक्रिया 13 जनवरी से शुरू होनी है। हालांकि हमारे जो सहयोगी ग्राउंड पर हैं, उनके कहने के मुताबिक वहां पर जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, उनके आने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। लेकिन एक आधिकारिक जो प्रक्रिया है वो 13 से शुरू होनी है, 13 जनवरी से। और उस बीच इस महाकुंभ पर पूरे देश दुनिया की नजरें कढ़ाई रही। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने महाकुंभ को लेकर बातचीत की, क्योंकि महाकुंभ को लेकर तैयारियां लगातार हो रही हैं। 2 दिन का अंतराल बीच में बचा हुआ है, यानी कुछ घंटे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तमाम भक्तों श्रद्धालुओं का ये इंतजार है कि कब यह महाकुंभ का मेला शुरू होगा और 13 जनवरी से ये शुरू होगा। वहां पर लोग पहुंचेंगे और शाही स्नान करेंगे, जिसका सबको इंतजार रहता है, क्योंकि लंबे सालों के बाद ये महाकुंभ होता है। इसको लेकर फिलहाल तैयारियां तेज हैं। चलिए, अब जरा बात करेंगे, अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और आप समझ गए होंगे, बीपीएससी आंदोलन मुश्किल में पीके, यानी एक बार फिर से पीके जो है वो मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी का आंदोलन बिहार के अंदर, पटना के अंदर चल रहा था और लगातार उस आंदोलन ने उग्र रूप लिया। उसके बाद वहां पर पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन किया गया ताकि उस आंदोलन को खत्म किया जा सके। लेकिन इस आंदोलन को फ्रंट से लीड करने के लिए खुद पीके जो है वो निकलकर सामने आए। पीके जो 2014 से सुर्खियों में हैं, जिन्होंने रणनीतिकार के तौर पर काम किया है, एक राजनीति के रणनीतिकार के तौर पर काम किया है और आज उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर बिहार में एक ताल ठोक दी है कि पीके पीछे नहीं है, पीके किसी से कम नहीं है और पीके भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और बीपीएससी के जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उसमें पीके जो है वो फ्रंट पर नजर आए, लीड पर नजर आए, लीड भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे उन्हीं तमाम लोगों के मुद्दों को लेकर। तो बड़ी खबर है, बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है। आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और ये बड़ी जानकारी, इस वक्त आयोग ने आरोप पर 7 दिन का समय दिया है।
देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट है। 7 दिन में लगाए गए आरोप साबित करे प्रशांत। प्रशांत ने आरोप जो लगाए थे भ्रष्टाचार को लेकर, अनियमितता को लेकर, तो बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को फिलहाल नोटिस भेजा है। आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया था और अब वो इसी बयान के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आयोग ने आरोप पर 7 दिन का समय दिया है और तय करें 7 दिन में अपने आरोप जो हैं वो साबित करें, फिर आपको बताते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें हैं। तो देखिए, 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रशांत किशोर ने जो आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसको लेकर अब आयोग की तरफ से प्रशांत किशोर की कानूनी नोटिस भेजा गया है। इसमें बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर प्रशांत किशोर जब पटना के गांधी मैदान में अमर अनशन पर बैठे थे, तो उस दौरान उन्होंने आयोग पर पैसे लेकर सीट पहले ही भेज देने का आरोप लगाया था। कृष्णा ठाकुर, ब्यूरो चीफ, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, पीके जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी बोलिए कृष्णा। जारी रखा। 2 तारीख को उन्होंने आमरण अनशन का जो घोषणा किया, उसके बाद उनको 6 तारीख को गिरफ्तार की गई थी। हालांकि बीपीएससी बीपीएससी के मामले में एक नया मोड़ आया है। जो बीपीएससी ये जो प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गांधी मैदान में जो धरना प्रदर्शन था, उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीपीएससी कहीं ना कहीं पहले से सीट की खरीद फरोख्त करती है। इसी वजह से बीपीएससी अन्य जो सेंटर है उसको एग्जाम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। उसी पे बीपीएससी के, चूंकि बीपीएससी ने ये दलील दिया है कि इनके ये जो बयान है उसकी कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं धूमिल होती नजर आ रही है। तो प्रशांत किशोर 7 दिनों के अंदर में पुख्ता सबूत दे और ये प्रूफ करे कि बीपीएससी किन अभ्यर्थियों को सीट और कितने में बेची है। उस पे उन्होंने एक नोटिस दिया है, जिसमें 7 दिनों की जो समय दिया गया है प्रशांत किशोर के प्रूफ करने के लिए। जो उन्होंने ये बयान जो दिया है, मीडिया के सामने बयान दिया और कई बार उन्होंने ये चीज को दोहराया, तो उसको ये प्रूफ करे प्रशांत किशोर। हालांकि प्रशांत किशोर की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी हॉस्पिटल में। कृष्णा, क्या प्रशांत किशोर जो एक रणनीतिकार के रूप में सामने आए थे, जिन्होंने रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान पूरे देश के अंदर बनाई और आज भी उन्हें उसी दृश्य से देखा जाता था, लोग आज भी उन्हें उस नजरिए से देखते हैं, क्या वो अपने लिए रणनीति नहीं बना पाए जो इस तरह से वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी जो रणनीति है अभी तक ये देखी जाए तो बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं वो आगे आ रहे हैं। उनके साथ हालांकि कदम से कदम मिलाने की अपोजिट पार्टी जो थी उन्होंने कोशिश की। हालांकि प्रशांत किशोर अभी तक जो ऑन वे हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने 2 तारीख के बाद आमरण अनशन का जो उन्होंने ऐलान किया था, 6 तारीख को उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि शाम में उनको जमानत मिल गई थी। अभी भी उसी प्लेटफॉर्म पे वो चल रहे हैं, क्योंकि उनको आने वाले दिन में एक नई पार्टी है बिहार के लिए और बिहार में उनको कहीं ना कहीं स्थापित होना है। अगर वो बैक फुट पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत है। हालांकि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटेजी है उसमें वो अभी तक फिट बैठते हैं। बीपीएससी की बात है, बीपीएससी को जो उन्होंने बीपीएससी के ऊपर इल्जाम लगाया है उसकी प्रूफ करने के बाद तो 7 दिनों की समय मिली है। हालांकि प्रशांत किशोर खुद ही उसके पहले से ही पॉलिटिकल बेस में आगे पीछे सभी चीज जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी काट की जवाब दे। कृष्णा, 7 दिन के समय में क्या प्रशांत किशोर ये तमाम फॉर्मेलिटीज बीपीएससी के सामने रख पाएंगे जो नोटिस भेजा गया है? अगर कर पाएंगे तो उसका आधार क्या होगा, उसके तर्क क्या होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले विगत 6 तारीख को उनकी जो हिरासत हुई थी, मैं बता दूं आपको, उससे पहले भी सरकार या प्रशासन ने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर बिना कोई भी परमिशन का धरना दे रहे हैं, धरना में शामिल हो रहे हैं। तो एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया को ओवरलैप करते हुए जो भी जवाब है उनको देते हुए उनकी जमानत भी मिली है। इस मामले में भी ये बीपीएससी को कोई ना कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे आने वाले समय में। अगर ठोस सबूत मिलती है, अगर प्रशांत किशोर ये प्रूफ कर देते हैं, तो बीपीएससी के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो जाए। क्योंकि बीपीएससी एक ऐसे संस्थान व्यवस्था को मानी जाती है जो पूर्व में करीब विगत बिहार की करीब 20 दिनों से ये पूरी, अगर राजनीतिक माहौल बोले या विद्यार्थी की व्यवस्थाओं को बोले, तो एक चाल कदमी बनी हुई है, पूरी तरह धराशाह है। तो कहीं ना कहीं अगला स्टेप प्रशांत किशोर का ये होगा कि अपने आप को सुरक्षित करना। लेकिन कृष्णा, क्या अब इस पूरे मामले ने यू टर्न ले लिया है? जो बीपीएससी के छात्र वर्सेस बीपीएससी था, अब वो प्रशांत किशोर वर्सेस बीपीएससी चले गया है। जी बिल्कुल, अभी कहीं विद्यार्थी की शुरू में भी बात हुई थी, विद्यार्थी ने ये अपोज भी किया था। जब प्रशांत किशोर इन करने के बाद अगले दिन ही विद्यार्थी ने कहीं ना कहीं उसको विद्रोह भी किया था कि राजनीतिक पार्टी उसमें संलिप्त ना हो या उसमें कहीं इन्वॉल्व ना हो। हालांकि देखते हुए नजर आए, लेकिन अभी की जो हालात है, बीपीएससी वर्सेज प्रशांत किशोर हो गया। प्रशांत किशोर ने आक्रामक रूप लिया, आक्रामक रूप के बाद बीपीएससी को अपना साख बचाने के लिए या अपना व्यवस्था को बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पे अगला स्टेप लेना था, बीपीएससी ने लिया। और एक पॉइंट मिल गया बीपीएससी को, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट
जारी की थी, खरीद फरोख्त की बात। तो ये क्योंकि बहुत बड़ी संगीन मामला भी है और बीपीएससी के लिए भी मामला है। और प्रशांत किशोर अगर ऐसा बयान दिए हैं तो किस तथ्य पे दिए हैं देखना ही होगा कि विगत 7 दिनों में प्रशांत किशोर उसको प्रूफ कर पाते हैं या नहीं। करने के बाद प्रशांत किशोर का जो पॉलिटिकल कैरियर है किस ओर फिर से जाता है या प्रशांत किशोर वहां फ्लॉप होते नजर आते हैं। कृष्णा, ठीक है, प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल कैरियर कहां की तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर, उनका करियर कहां की तरफ जा रहा है? क्या उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है या नहीं बिहार के अंदर? जी बिल्कुल नहीं। बीपीएससी शुरू में जब ये विद्रोह हुआ, 7 दिन धरना पे बैठे, 8वें दिन फिर राजभवन की ओर गए, फिर अगले दिन उन्होंने मुख्यमंत्री का घेराव की बात कही तो सरकार ने उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फिर बात ये आई कि डेलीगेट से बात होनी है छात्रों की और या बीपीएससी के बीच में बात होनी है। ये कुछ भी नहीं हो पाया। विद्यार्थी के हक में अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बीपीएससी ये कहती रह गई कि हमको जैसे चलना है और बीपीएससी को जो एग्जाम लेना था उन्होंने एग्जाम लिया। विद्यार्थी के हक में न सरकार ने कुछ ऐसा स्टेप बढ़ाते हुए नजर आ रहा है ना बीपीएससी कंडेम करते, चूंकि बीपीएससी एक ही चीज पे अड़ी हुई है कि ऐसे कुछ व्यवस्थाएं पेपर लीक हुई नहीं है। अन्यथा पेपर सेंटर पे एग्जाम री एग्जामिनेशन की बात है तो कहीं ना कहीं अगर विद्यार्थी पर विद्रोह की और कुछ अगर मामला आया तो मैं एक सेंटर का एग्जाम ले सकता हूँ, ये विद्यार्थी की हक की बात है। लेकिन विद्यार्थी की आंदोलन के बदले में विद्यार्थी को क्या मिला अभी तक कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये मामला पूर्ण तरह संस्थान भर से पॉलिटिकल बनते हुए नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। कृष्णा हमारे साथ बने हुए थे, ब्यूरो चीफ हैं बिहार से, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। अभी फिलहाल प्रशांत किशोर अगले 7 दिन क्या करेंगे, किस तरह से अपनी रणनीति बनाएंगे, क्या जो नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, जो आरोप के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उनका काउंटर यहाँ की तरफ से प्रशांत किशोर के एंगल से कैसा होगा, ये देखना होगा। सबकी निगाहें हैं कि प्रशांत किशोर का करियर कहाँ जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर के करियर के साथ साथ क्या उन अभ्यर्थियों के करियर की चिंता बिहार के शासन प्रशासन को है या नहीं, बिहार सरकार को है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखिए, लगातार इस वक्त पीके जो है वो मुश्किल में नजर आ रहे हैं और यह आंदोलन इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। अगले 7 दिन का समय उन्हें दिया गया है। तो चलिए, फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।